नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। हमारे प्रदेश में जाट आरक्षण को लेकर लंबे वक्त से आंदोलन होते आ रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। यूपीए सरकार ने आम चुनाव से पहले उन्हें आरक्षण देकर एक बड़ा सियासी दांव खेला था। हालांकि उन्हें लोकसभा चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं मिला। आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां कोर्ट ने जाट आरक्षण को रद्द कर दिया, जिसके बाद हरियाणा के जाटों ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर कोर्ट में जाटों का सही पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया। उसके बाद आरक्षण को लेकर फिर कवायद शुरू हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जाट प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई। यह मुलाकात का सिलसिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाटों का पक्ष रखने के लिए दबाव बनाया गया। बीजेपी के कई नेताओं ने भी आरक्षण के समर्थन में आवाज बुलंद की। इस सब के बीच कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी ने जाट आरक्षण का विरोध कर एक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। सवाल यह उठता है, बकौल सैनी साहब, कि क्या जाट आरक्षण को लेकर बीजेपी में दो फाड़ है, दो राय है। हम आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर करेंगे कि जो सैनी साहब का पक्ष है और जो जाटों का पक्ष है वो किस तरह से विरोधाभास में दिखाई देता है, और क्या बीजेपी चाहे वो प्रदेश में या केंद्र में इस मुद्दे पर सियासत ज्यादा हो रही है। सबसे पहले 10 बड़ी खबर। दिल्ली के कापसेड़ा में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, रमजान चौधरी, आनंद कुमार और अजीत झा को पार्टी की कार्यकारिणी से हटा दिया गया। योगेंद्र यादव ने कहा कि बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है। रमजान चौधरी को घसीटकर बाहर किया गया। जाट आरक्षण को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने जाट आरक्षण का विरोध किया, तो उधर जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने कहा कि राजकुमार सैनी को जाटों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम सुनो हरियाणा में कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि अगर पिछड़ों को मिले 27% आरक्षण में छेड़छाड़ हुई तो इस्तीफा देने वाले वो पहले शख्स होंगे। हांसी की विधायक रेणुका बिश्नोई ने एसवाईएल के मुद्दे पर सभी दलों से अपील की है कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को एकजुट होना चाहिए और सबको मिलकर बेहतर समाधान निकालना चाहिए। चंडीगढ़ में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने आश्वासन दिया है कि रोडवेज का निजीकरण नहीं होगा। साथ ही परिवहन के बेड़े में बसों की तादाद 4000 से बढ़ाकर 5000 की गई। साइना नेहवाल दुनिया की नंबर 1 महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं। विश्व चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त कैरोलिना मैरिन के इंडिया ओपन में हारने के बाद साइना को यह कामयाबी मिली है। रविवार को यह तय हो जाएगा कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 का चैंपियन कौन होगा। रविवार को मेलबर्न क्रिकेट मैदान में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2015 का फाइनल मैच खेला जाएगा। पिक्चर हाउस मीडिया ने श्रुति हसन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि एक अदालत ने श्रुति हसन पर पिक्चर हाउस मीडिया लिमिटेड की एक फिल्म की शूटिंग पूरी होने से पहले किसी दूसरी फिल्म में काम करने का प्रस्ताव मंजूर करने पर 8 अप्रैल तक रोक लगा दी। भारती एयरटेल और रिलायंस कम्युनिकेशंस ने देश भर में 4G सेवाएं शुरू करने की क्षमता हासिल कर ली है। स्पेक्ट्रम नीलामी में इन कंपनियों ने इसके लिए जरूरी स्पेक्ट्रम हासिल किए हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज की इकाई रिलायंस जियो इन्फोकॉम के पास पहले से 4G स्पेक्ट्रम है। पूरे देश में रामनवमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इसकी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही हरियाणा के राज्यपाल ने भी प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। मंदिरों में इस मौके पर भक्तों का तांता लगा रहा।
जो आपत्ति राजकुमार सैनी उठा रहे हैं, जो कुरुक्षेत्र के बीजेपी के सांसद हैं, जो तर्क वो दे रहे हैं, उसके मुताबिक जाटों को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए, आज जरा हम ये समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम सुनो हरियाणा में राजकुमार सैनी ने काफी बेबाक टिप्पणियां की। उन्होंने कहते कहते यहां तक कह दिया कि अगर ऐसा होता है तो वो इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे, वो ओबीसी के हितों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और भी कई सवाल उनसे किए गए, गोलमोल जवाब दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी जिस तरीके से इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, ये पार्टी की अपनी मजबूरी हो सकती है। शीर्ष नेतृत्व को कई तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन वो भी अपनी लड़ाई पार्टी के भीतर रहकर जारी रखेंगे। सवाल ये कि क्या बीजेपी में इस मुद्दे को लेकर सिर्फ राजनीति हो रही है? जो समर्थन दिख रहा है वो सिर्फ दिखावा भर है, असल बात वो है जो राजकुमार सैनी कह रहे हैं। जरा हम इसको समझेंगे। और सवाल नंबर 2 ये कि बीजेपी सांसद की पार्टी से अलग राय क्यों है? क्या ये आंतरिक लोकतंत्र का उदाहरण है, नमूना है, या फिर ये एक तरह की अनुशासनहीनता की जद में उसके दायरे में आता है? और हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं आज की इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। हम जल्दी से परिचय करा दें। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सर्वदानंद आर्या जी हैं। आर्या साहब, बहुत स्वागत है बड़ी बहस में आपका। हमारे साथ केवल ढींगरा साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी हैं। हमारे साथ प्रवीण अत्री साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता नेता इंडियन नेशनल लोकदल। चंडीगढ़ के मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है बड़ी बहस में। शुरुआत आर्या साहब हम आपसे करेंगे। सैनी साहब का बयान आपने भी सुना, पूरे प्रदेश ने सुना है। बीजेपी के भीतर आरक्षण को लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है, कैसी मुहिम चली हुई है, मुलाकातें किस किस दौर से गुजरी हैं, ये भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। रोज अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। जाटों का रुख क्या है, वो किस तरीके के ऐलान कर रहे हैं, कैसी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, ये भी सबके सामने है। ऐसे में राजकुमार सैनी अपना पक्ष साफ करके अपनी सियासत बचा रहे हैं या पार्टी को ही आईना दिखा रहे हैं? राजीव जी, ऐसा है कि आरक्षण की पीछे जो भावना थी, भीमराव अंबेडकर साहब ने जो आरक्षण दिया था वो इसलिए था कि समाज के अंदर जो दबे हुए, पिछड़े और कुचले हुए और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं जी, उनके अंदर और दूसरे वर्गों के अंदर जो आगे निकल गए उसमें समानता लाई जाए, इसलिए आरक्षण किया गया। ठीक है। और याद हो जब संविधान में पहला आरक्षण की जब बात की बाबा साहब ने, तो 10 साल के लिए आरक्षण रखा गया और ये सोचा गया कि हर 10 साल के बाद इसकी मॉनिटरिंग होगी, देखा जाएगा कि इस आरक्षण से कितना लाभ हुआ। उसके पीछे भावना एक थी कि यदि आरक्षण से जो लोग लाभान्वित होते हैं और उनका स्टैंडर्ड, जिंदगी का स्टैंडर्ड उठ जाता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो वो उनको आरक्षण से वंचित करके बाकी बचे हुए जो नीचे का वर्ग है उसको लाया जाए। ठीक है। असलियत तो इसके पीछे ये थी। इसी तरह से फिर बाद में पिछड़ों की राजनीति आरंभ हुई। वीपी सिंह इसके लीडर बने, कर्पूरी ठाकर इसके लीडर बने, लालू ने भी इसका झंडा उठाए रखा, मुलायम सिंह भी इसके समर्थक थे और पिछड़ों को आरक्षण देने की बात हुई। अब आप यदि हरियाणा की बात करेंगे तो हम उसके ऊपर अपने आप को फोकस करें। हरियाणा में 16% पिछड़ों को पहले आरक्षण मिलता था। ठीक है। उसके उपरांत कुछ किसान जातियां, जिसमें सैनी भी थे, जिसमें अपना गुर्जर भी थे, जिसमें यादव भी थे, और इन लोगों को ऐसा लगा कि इनको भी, सरकार को लगा कि इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो ए और बी 2 वर्ग बना दिए गए। 69 जातियां ए में हैं और 6 जातियां बी में हैं। इन सबको मिलाकर उन्होंने 27% का आरक्षण दे दिया गया। और अब ये जाटों के जो आरक्षण की बात है, जिसके ऊपर हंगामा हो रहा है और जिसकी चर्चा के लिए हम आप और सब आज यहां बैठे हैं, ये बहुत पिछले ही सरकार ने, यूपीए सरकार ने, और उनकी भी पूरी मंशा जो थी वो को जाटों को लाभ देने की नहीं थी। मैं स्पष्ट करना चाहता, तो उसके पीछे भी उनकी राजनीति थी। ठीक। और वो राजनीति तब शुरू होती है जब आपका इलेक्शन नजदीक आ जाता है। ठीक है। इलेक्शन तक इनको बहकाया गया, आगे चलिए देखी जाएगी, परंतु जाट अपने आप में एक बड़ी जागृत कौम है। उनको पता है अपने वोटों का भुगतान कैसे करना है। यूपीए सरकार ने उनको स्पेशल बीसी, एसबीसी के नाम से 10% का आरक्षण दिया, जिसमें जाट के साथ कुछ और जातियां भी उन्होंने जोड़ दी ताकि उनके अंदर असंतोष ना हो। प्रदेश में, हरियाणा में कुछ ब्राह्मण थे, जैसे गोसाई ब्राह्मण थे, पंजाबियों की कुछ जाति थी, विष्णुइयों को जोड़ा गया और रोड़ों को जोड़ा गया। इस प्रकार से कुछ जातियां जो है जोड़ी गई, परंतु वो सिर्फ दिखावा मात्र है। इसी तरह केंद्रीय सरकार ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें सबसे आगे थे
और 9 राज्यों में जहां पर जाट रहते हैं उनके वहां पर कांग्रेसी नेताओं ने भी उनका समर्थन किया और सोनिया गांधी जी ने वहां पर आरक्षण दिलवाया केंद्र की सरकारी नौकरियों में, जिसका अब झगड़ा उठा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्रीमी लेयर माना और क्रीमी लेयर मानते इनको कहा कि जाटों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है और जिससे ये सारा झंझट जो आप बता रहे हैं, राजकुमार सैनी जी का भी बयान भी उसका अंग है। यदि आप कहेंगे तो मैं अभी बोलूं, कहेंगे तो मैं बाद में इसके ऊपर बोलूं, तो उसके आर्य साहब हम तो ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी के भीतर क्या हो रहा है। अपनी राजनीति बचाने की कोशिश कर रहे हैं राजकुमार सैनी साहब, सच बयां कर रहे हैं, पार्टी को आईना दिखा रहे हैं क्या? क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में हमने जो माहौल देखा है वो ऐसा लग रहा है प्रदेश और केंद्र एक तरह से सहमत है इस बात को लेकर कि हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। अब तक जो इशारा मिल रहा है, जो पता लग रहा है। देखिए, मीडिया का काम है सरकार की सही आलोचना करना, सरकार के गलत कार्यों की आलोचना करना, अच्छे कामों की प्रशंसा करना और जनता को सही रास्ता बताना, जो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनेलो के प्रतिनिधि भी यहाँ पर विद्यमान हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि भी यहाँ पर विद्यमान हैं, भाजपा के प्रतिनिधि शायद जुड़े या नहीं जुड़े, बाद में जुड़े जाएंगे, आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। परंतु बात बड़ी स्पष्ट है, ये 3 मुख्य पार्टियां, तीनों ने अपने अपने तरीके से आरक्षण की राजनीति खेली। ठीक। सबसे पहले इनेलो की बात करें, इनेलो कभी मुंह से जाटों के आरक्षण की बात नहीं करता, बहुत दबी आवाज में करता। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। एक इन दोनों का, जाटों का और इनेलो का आपस में एक अनलिखित जिसको कहा जाता है, कोई समझौता सा है। जाटों की जो पहली प्रेफरेंस है वो हमेशा इनेलो होती है, तो जब उनको वोट मिल रहे हैं तो वो इस प्रकार से जो दूसरी जातियां थोड़ी सी उनके साथ जुड़ी हुई हैं वो काहे को उनको नाराज करें। इसलिए उनकी राजनीति बड़ी स्पष्ट है कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, परंतु इसके लिए कोई हंगामा नहीं करते। और सबसे पहले जाटों के बहुत बड़े रक्षक बनकर उभरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उसने वोट तो लिए थे नॉन जाट से, परंतु जाटों का आरक्षण करके एक बड़ा भारी राजनीतिक संकट पैदा कर दिया, जिसको अब ये सरकार झेलने जा रही है। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी की अंदर की राजनीति में आपको बता दूं, बीजेपी के अंदर ना ही कोई इंडिसिप्लिन हुआ है। मैं बीजेपी का तरफदारी नहीं कर रहा, मैं आपको उनकी वास्तविकता बता रहा हूं। बीजेपी के तो दोनों हाथ में लड्डू। ये जो इलेक्शन हुआ इसमें जाटों ने बीजेपी को वोट दिया, परंतु कम मात्रा में। ठीक है, ये तो आपको नजर ही आ रहा है। 6 उनके एमएलए भी बीजेपी की टिकट से चुनकर आए। जहां जहां उनके अपने एमएलए थे उन्होंने दबकर वोट दिया, बाकी जगह पर नहीं। और यदि आज वो उनको वोट मिला तो नॉन जाट का मिला है, और वो यदि सैनी जी राजनीति करते हैं नॉन जाट की, तो मुझे पक्का विश्वास है कि बीजेपी हाईकमांड से उनको कोई रेप्रिमांड नहीं किया जाएगा, कोई नहीं रोका जाएगा कि आप नॉन जाट की राजनीति करते रहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह और कैप्टन अभिमन्यु और बाकी जितने जाट करते हैं वो जाट की राजनीति करते रहे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, संविधान को बेशक संसद बना सकती हो, संशोधन कर सकती हो, परंतु उसका रक्षक तो सुप्रीम कोर्ट है। ज्यादा से ज्यादा उसमें रिव्यू पिटीशन डाली जाती है, वो हम डाल देंगे। ठीक है, हम चंडीगढ़ स्टूडियो जाए इससे पहले एक ब्रेक लेना चाहते हैं। अत्री साहब और धिंगरा साहब बड़े ध्यानमग्न होकर आर्या साहब की प्रतिक्रिया सुन रहे हैं, लेकिन आर्या साहब एक छोटी सी टिप्पणी, फिर तो वही सुविधावादी राजनीति हो गई है जो हमने चुनाव के दौरान खूब देखी थी। अलग अलग इलाकों में अलग अलग मुख्यमंत्री दावेदार खड़े किए जा रहे थे, यहां से ये हो सकते हैं, वहां से वो हो सकते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार अपना किरदार अदा कर रही है, नेता या पार्टी अपना किरदार, और सैनी साहब जैसे सांसद अपना किरदार। सुविधावादी राजनीति देखिए, बिल्कुल निश्चित रूपेण, और यहां व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। किसी जाति विशेष को आज के दिन में 66 सालों के बाद आरक्षण नहीं चाहिए, गरीब को चाहिए, वह किसी भी जाति का हो। यदि आप आरक्षण को आर्थिक आधार पर ले आएंगे तो आपके सामने समस्या सुलझती है, परंतु प्रश्न तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि समस्या सुलझाना कौन चाहता है। समस्या सुलझाना कौन चाहता है? हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं के अभी जो बयान आए थे वो इस तरह के आते रहे हैं कि वो आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत करते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम चंडीगढ़ स्टूडियो जाएंगे और बहुत ही जल्द हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे। उनसे हम ये जवाब मांगेंगे कि जाटों के हित की राजनीति या फिर सुविधा की राजनीति, क्या स्टैंड है पार्टी का। एक छोटे से ब्रेक के बाद